हेलो अकेडमिशियंस एंड वेलकम टू बीएम अकेडमिया। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी उसका चैप्टर नंबर 5 करने वाला है, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर से काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो चिंता मत करो, हम इस चैप्टर को बहुत ईजिली कवर कर लेंगे। थोड़ा बहुत याद करने का है इस चैप्टर में, पर फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे बेस्टली, बहुत अच्छे से हम इसको इंटरेस्टिंग वे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब मिनरल क्या होता है? सबसे पहले मिनरल इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ओरिजिन जिसके पास डिफाइंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब मिनरल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक याद रखना है केमिस्ट्री के अंदर होता है कि एक ऐसा आपको मिल जाएगा केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ओरिजिन का हो सकता है जिसके अंदर एक डिफाइनाइट यानी कि फिक्स होगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी। अब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि यार एक जगह देखो माउंटेन्स है, एक जगह प्लेट्यू है, एक जगह कोस्टल एरिया है, तो मिनरल्स तो आपको भरमार के मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत पहले टाइम से होते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से पैदा हो गए मिनरल्स, ऐसे पैदा नहीं होते, बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं इसको बनने में, तो बहुत ज़्यादा पहले से बन रहे हैं और अभी ये पूरे तैयार हुए हैं। और इसके अंदर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे। मेटामॉर्फिक और इग्नियस क्या होता है? इग्नियस यानी जो मैग्मा से बनी, या फिर जो वॉल्केनो होता है ना उसके लावा होता है उसको जम जाता है तब उससे इग्नियस रॉक्स बनती है। मेटामॉर्फिक जो एकदम ऐसे चेंज होकर बनी हुई है। ये दो रॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? एल्यूवियल प्लेन्स, यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इंडिया है ना, यहाँ पे ये था, यहाँ से हिमालय जब फॉर्म हुए थे ना, तो इंडिया यहाँ से टकराया था तो ज़मीन ऊपर उठी थी, तब हिमालय फॉर्म हुए थे। अब यहाँ से ज़मीन ऊपर उठने के लिए है ना, जो बाकी सारी ज़मीन है वो तो हट गई होगी, तो यहाँ पे जो नॉर्थन प्लेन है यहाँ से सारी ज़मीन हट गई और क्या हुई? हिमालय फॉर्म कर लिए। अब यहाँ पे जो ज़मीन हट गई थी वो वापस कब आई? जब वहाँ से हिमालय से नदी आई और वो सिल्ट वगैरह, सैंड वगैरह वो वहाँ पे लेकर आए, तो वहाँ पे बने। अब क्योंकि क्या है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इतने ज़्यादा पुराने नहीं है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे, जबकि प्लेटू के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे। अब यहाँ तक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यार कि मिनरल्स को मैं किस तरह डिवाइड कर सकती हूँ। एक होता है मेटेलिक, जो मेटल से बने हुए हैं। अब उसके अंदर भी दो आ जाते हैं। अब इसके अंदर देखो, एक आता है आयरन से बना हुआ। ठीक है, तो आयरन यानी कि जो फेरस है, फेरस मिनरल्स जिसके पास आयरन कंटेंट होगा। एक होता है नॉन फेरस जिसके पास आयरन नहीं होता, जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइट होगा। अब इसके अंदर एक तो मेटेलिक हो गया, एक होता है नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल नहीं होता। अब इसके अंदर या तो हो सकता है कि पेट्रोलियम कोल जो ऑर्गेनिक है, यानी कि जो बहुत पहले से बने रखे हैं, ऐसे आप समझ सकते हो याद करने के लिए, या फिर एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, जैसे मिका, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सारे होते हैं। अब यहाँ तक आपको याद रखना है कि कितने टाइप्स होते हैं, फिर इस टाइप को हम डिटेल में समझेंगे, चिंता मत करो। और अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिनरल्स क्या क्या होंगे। एक तो सबसे पहले मैंने बोला प्लेटू के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? इन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सेकेंड चीज़ क्या है कि जितने भी मुझे ज़्यादा मिलेंगे, सपोज एक जगह पर मुझे 100 ऐसे मिनरल्स मिले, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, 100 kg मिनरल्स मिले, तो और एक जगह पर मुझे है ना सिर्फ 20 kg मिनरल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 kg वाला है ना, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा है, और जो 100 kg है ना, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, नंबर में बहुत ज़्यादा हो पर क्वालिटी में इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये ध्यान रखना। तो ज़्यादा क्वांटिटी यानी कम क्वालिटी, और कम क्वालिटी यानी ज़्यादा क्वांटिटी, ये ध्यान रखोगे। थर्ड चीज़ क्या है कि यार ये ऐसा नहीं है कि सपोज अगर मैं इसको मिनरल्स को बार बार निकालती गई तो ये अचानक से फटाफट बन जाएंगे, इसे 2 मिनट लगेंगे इसको बनने में, ऐसा नहीं है। इनको 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ साल लग जाता है बनने में। तो इनको एक बार अगर मैंने ख़त्म कर दी तो वापस बनने की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? वेट करना होगा करोड़ों साल तक। ठीक है, तो मिनरल्स ऐसे नहीं अचानक से नहीं बन सकते। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। तो इंडिया के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मिनरल? ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स आपको पेनिनसुला प्लेटू के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे जो पुरानी होती है ना पत्थर, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर कोल रिजर्व्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 97 इन द जो वैलीज होती है, वैलीज यानी कि जो जब है ना नदी आती है तो वो अपने साथ में कोई पत्थर वगैरह सब लेकर आ जाती है ना, तो वैलीज होती है वो वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी के अंदर आपको कोल मिल जाएगा। पेट्रोलियम का मिलेंगे, पेट्रोलियम सिर्फ 3 जगह मिलता है, ज़्यादातर 3 जगह मिलते हैं, मेजर होते हैं, आसाम, गुजरात एंड मुंबई है, ये 3 याद रखना। उसके बाद में जो रिवर्स है उसके नाम याद रख लो, कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा, ये याद रखो बस। अब ज़्यादातर मिनरल्स कहाँ मिलेंगे? मैंगलोर कानपुर लाइन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा।
अब बात करते हैं 4 मेजर मिनरल बेल्ट्स की। 4 आप बोल सकते हो, फिर 3 है, टोटल ये 3 है, बट ये एक्स्ट्रा में एक और बेल्ट आ जाते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा ईजी है हिमालय वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। इमेजिन करो इंडिया का मैप, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ जाएगा, आपको पता है कि छोटा नागपुर, वो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ वगैरह ये सारे एरिया आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट वाले में। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या आपको कौन सा मिनरल मिलेगा, आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, मिका, सब जगह मिलेंगे। और यहाँ पे आयरन मिल रहा है तो क्या होगा, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज भी होगी। अब इसलिए हम बोलते हैं ना कि झारखंड के अंदर लोग बहुत परेशान है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी है। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। छोटा नागपुर प्लाटू है जो झारखंड के अंदर, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अब आते हैं जो साउथ वेस्टर्न है, नॉर्थ हुई, नॉर्थ ईस्ट से फिर साउथ वेस्ट पर आ जाओ। साउथ वेस्ट में आपको कौन से मिलेंगे, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, जो केरला है वहाँ पे मिल जाएगा। अब वहाँ पे क्या है, फेरस अच्छा है, बॉक्साइट अच्छा है, आयरन अच्छा मिलेगा, मैग्नीज अच्छा मिलेगा, क्या है, लाइमस्टोन अच्छा मिलेगा, पर कोल इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कोल आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगा साउथ वेस्टर्न में, नवेली, जो लिग्नाइट है कोल, वो कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है। बाकी कोल है ही नहीं यार वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतने ही मिनरल्स मिलेंगे। केरला के अंदर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि वो आगे में पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, उसके अंदर एक मोनासाइट और थ्रोमियम चाहिए होता है, वो केरला के अंदर मिल जाता है। बॉक्साइट मिल जाता है, क्ले मिल जाता है, गोवा के अंदर आयरन मिल जाता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न से, नॉर्थ ईस्ट पर आए, ठीक है, फिर साउथ वेस्ट पर आ जाए। अब आएंगे हम नॉर्थ वेस्ट पर। नॉर्थ वेस्ट पर क्या है, राजस्थान वाला पार्ट आ जाएगा, गुजरात वाला आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, धारवाड़ सिस्टम मिल जाएगी, धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो कॉपर है, जो बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, यहाँ पे मार्बल का काम बहुत ज़्यादा चलता है राजस्थान के अंदर, तो मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, जो सीमेंट का यहाँ पे भी काम बहुत ज़्यादा चलता है, तो लाइमस्टोन वगैरह ये सारे सीमेंट के अंदर काम आ जाएंगे, ठीक है। गुजरात के अंदर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, गुजरात, आसाम और मुंबई है, 3 जगह, गुजरात, आसाम एंड मुंबई है, ये फेमस है। अगर और कुछ याद ना रहे तो 3 तो लिखे आना पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। अब गुजरात एंड राजस्थान के पास सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब एक मान्यता है कि यार राजस्थान है ना, पहले समुद्र हुआ करता था। मान्यता नहीं बोल सकते और सच्चाई भी बोल सकते, क्योंकि जियोलॉजिकल फाइंड से हमें पता चला है कि राजस्थान के अंदर एक पहले समुद्र हुआ करता था। तो अब वहाँ पे क्या है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए गुजरात एंड राजस्थान के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब हिमालय की बात करें तो हिमालय के अंदर क्या पता है, हिमालय के अंदर क्या मिलेगा आपको, कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन। याद रखना, यहाँ पे टंगस्टन और कोबाल्ट यहीं भी मिलेगा। अब यहाँ पे हिमालय कहाँ से कहाँ तक होता है, जम्मू एंड कश्मीर से पूरा कहाँ जाएगा, आसाम तक जाएगा। आसाम के अंदर क्या है, आसाम के अंदर मैंने आपको क्या बताया, पेट्रोलियम है। तो ये पॉइंट आप हर जगह ढाल सकते हो, पेट्रोलियम आपको मिल जाएगा। आसाम के अंदर मिनरल ऑयल मिलेगा, और मुंबई के अंदर भी आप बात कर सकते हो, ऑयल रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। आयरन के ऊपर आ जाता है यार, एफ पढ़ रखा है ना साइंस के अंदर, फेरस मिनरल्स। अब फेरस मिनरल्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी है ना, आप जो मोबाइल पे देख रहे हो ना, उसके अंदर भी आयरन यूज़ हुआ है, ठीक है। जो आयरन का होता है ना, बोल सकते हो हर जगह आयरन आपको मिल जाएगा। तो आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार आयरन के बिना कोई मशीन बन ही नहीं सकती, ठीक है। बड़े बड़े मशीन्स के अंदर आयरन यूज़ होता ही है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर आयरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के पास बहुत अच्छे रिजर्व्स भी है, और प्रोड्यूस भी करता है इंडिया आयरन ओर। इंडिया के पास एशिया के लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर के, ध्यान रखना, एशिया के लार्जेस्ट रिजर्व है। अब इसके अंदर इंडिया के पास 2 ही मेन टाइप्स हैं, और भी होते हैं टाइप्स आयरन के, ऐसा नहीं है नहीं होते, पर इंडिया के पास 2 है। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। और इन दोनों की ही बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज इनकी क्वालिटी ज़्यादा सुपीरियर है। इसके अंदर मैग्नेटाइट बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, हेमेटाइट भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बट इन दोनों में ये बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे कोल फील्ड साथ में होगी आयरन के, क्यों होगी? अगर मेरे पास कोल ज़्यादा होगा, ठीक है, कोल साथ में होगा, आपको पता है अभी भी हम क्या है, कोल पर रिलाई करते हैं एनर्जी के लिए। अगर मेरे पास कोल फील्ड साथ में होगी तो क्या होगा, मेरी एनर्जी डिमांड्स आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फुलफिल हो जाएगी। तो इसलिए कोल फील्ड साथ में होती है तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब ज़्यादातर आयरन रिजर्व आपको कहाँ मिलेंगे, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा, ठीक है। अब देखो ओडिशा के अंदर क्या है, ओडिशा के अंदर एक तो होता है रीजन्स, एक होता है माइंस। अब रीजन्स की बात करते हैं, एक होता है सुंदरगढ़, मयूरभंज और केदरजुहा, ये 3 है रीजन्स। अब इसके अंदर माइंस कौन सी आ जाती है, माइंस आ जाती है गुरु महिसानी, सुलाईपेट, बदाम पहाड़,
और किरुबिरू और बोनाई। ये 4-5 बार पढ़ोगे ना बहुत इजीली याद हो जाएगी, क्राइम से याद करो, गुरु महिसानी, सुलापेट, बादाम पहाड़, किरुबिरू एंड बोनाई। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड के पास 2 ही है और ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता, नौमुद्दी एंड गोवा। ये है पूर्वी और पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिंघम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आ जाता है। तो एक आता है नौमुद्दी एंड एक आता है गोवा। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे दुर्ग, दंतेवाड़ा, बैललदिला, दाली एंड राजहरा। ये जो दाली एंड राजहरा है ये दुर्ग के अंदर ही आ जाता है। अब आते हैं कर्नाटका पर। कर्नाटका पर क्या है, सुंदर हॉस्पेट, बहुत सुंदर है यार ये हॉस्पेट। ये कहाँ आ जाएगा, बल्लरी में। एंड देन बाबा बुढ़ान हिल्स, बाबा 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 यानी कुद्रेमुख, ठीक है। तो बाबा बुढ़ान हिल्स, कुद्रेमुख और चिक्कमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। एंड देन शिवमोगा, यहाँ पे देखो भगवान के नाम से याद करो, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु। देन महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है, महाराष्ट्र के अंदर चंद्रभनरथ यानी चंद्रपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी। आप रत्नागिरी के आराम से भी रत्नागिरी को याद कर सकते हो, तो अलग अलग ट्रिक्स लगा हुआ है, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। देन तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर क्या आ जाएगा, वरंगल, ठीक है, वरंगल एंड करीमनगर। वरंगल यानी कर्म करके वर, जो कर्म करके वर कर, ठीक है, कर्म करके वर कर, ठीक है, करीमनगर एंड वरंगल। देन आंध्र प्रदेश के आ जाएगा कुर्नूल, कुदापहा एंड अनंतपुर। तमिलनाडु के अंदर सलेम एंड नीलगिरी, ठीक है, सलेम एंड नीलगिरी। अब गोवा के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, कौन सा रीजन है वो हमें नहीं जानने। देन मैग्नीज, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज आयरन के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आयरन को सही करने के लिए मैग्नीज काम आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे धारवाड़ सिस्टम के अंदर ही मेनली फाइंड किया जाता है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आप देखोगे बोनाई, जो हमने पहले पढ़ा। देन केदारजुहार, सुंदरगढ़, तो रीजन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे, तो उससे आप याद कर सकते हो। देन कानपुर, कोरापुट, कंडलिनी एंड बोलंगीर। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या आएगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नीमार, मंडला एंड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। अब आप चाहते हो कि मैं इसको एक ट्रिक निकालूं, ट्रिक्स बनाऊं इसके लिए, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए यार आपको लाइक करना होगा और इसको कमेंट करना होगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए फटाफट ये एक ट्रिक का सेपरेट वीडियो लाऊं। देन कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका के अंदर धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम है तो धारवाड़ यहाँ पे आ जाएगा। देन जो बेल्लरी है, बेलेगावी, नॉर्थ कन्नड़ा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु। महाराष्ट्र के अंदर क्या आ जाएगा, नागपुर, भंडारा, ठीक है, रत्नागिरी। सेम ये 2 तो रिपीट हो रहा है, सिर्फ नागपुर नया ऐड हुआ है। पर यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ध्यान रखना कि यार जो भी मैग्नीज है ना वो स्टील प्लांट से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। अब छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स है वो हो जाएंगे तेलंगाना, झारखंड एंड गोवा मैग्नीज से। अब आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स के। फेरस आयरन वाला तो कंप्लीट हो गया, अब नॉन फेरस यानी कि बॉक्साइट आ जाएगा। अब इंडिया के पास इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बॉक्साइट का थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा कॉपर का मिल जाएगा, बाकी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा नॉन फेरस का। अब बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट क्यों चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना फॉइल यूज़ करते हो ना खाने के अंदर, वो उसके अंदर क्या होगा, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से क्या होता है, एल्यूमिनियम बनता है। इसके अंदर टर्शरी डिपॉजिट के अंदर आपको मिल जाएगा और लेटेराइट रॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर प्लेट्यूज और हिल रेंजेस के अंदर मिलेगा, पेनिनसुला इंडियाज के अंदर मिलेगा और कोस्टल एरियाज के अंदर मिलेगा। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसके अंदर कलंडी एंड सबलपुर ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। देन बोलारगीर एंड कोरापुट भी यहाँ पे प्रोड्यूसर आ जाएंगे, ये भी राइजिंग प्रोड्यूसर है। मेन प्रोड्यूसर कौन हो गए उड़ीसा के अंदर, कलंडी एंड सबलपुर। उसके बाद में बोलारगीर एंड कोरापुट राइजिंग प्रोड्यूसर। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर क्या है, पेटलैंड्स, कौन से, लोहरडा पेटलैंड्स है जो बॉक्साइट के अंदर आता है। अब और भी प्रोड्यूसर आ जाता है, गुजरात के अंदर भवनानगर एंड जमुनानगर। देन छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकंटक प्लाटू, मध्य प्रदेश के अंदर कटनी, जबलपुर ये वाला एरिया और बलागत वाला एरिया। महाराष्ट्र के अंदर कोलबा, थाने और रत्नागिरी, सतरा, पुणे, ठीक है, और आपके पास कोल्हापुर आ जाएगा। और छोटे छोटे प्रोड्यूसर आपको तमिलनाडु, गोवा यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने है ना कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले को अंदर है ना बोर्ड के अंदर देखा होगा, वहाँ पे कॉपर थोड़ा मिलेगा आपको, जो वायर होता है उसके अंदर कॉपर मिलेगा, ठीक है। तो मोटर्स के अंदर भी कॉपर होता है, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इन सबके अंदर कॉपर होता है। जो आप गोल्ड होते हैं ना, गोल्ड की ज्वेलरी, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर को साथ में मिलाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कॉपर को हम जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं उसका फॉर्म, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। मेन आपको कहाँ मिलेगी, झारखंड के अंदर सिंघम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा, सिंघम, तो झारखंड के अंदर सिंघभम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा। राजस्थान के अंदर झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी वो खेतरी माइंस है ना, उसके अंदर कॉपर मिल जाएगा।
अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर आपको क्या मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर जो अनिगुंदला है, देन चित्रदुर्ग, हसन जो कर्नाटक के अंदर मिल जाएगा, साउथ एक्रोड जो तमिलनाडु के अंदर मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक तो खत्म हुआ, अब मेटेलिक का जमाना चलेगा, अब नॉन मेटेलिक। सबसे पहले बात करते हैं मिका। मिका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उसके अंदर हेल्प करता है। अब मिका को मैं बहुत ही ज़्यादा पतली पतली शीट्स के अंदर कर सकती हूँ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टफ है, फ्लेक्सिबल है, और इसको मेनली हम कहाँ पाएंगे, झारखंड के अंदर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, और उसके बाद में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगा मुझे। झारखंड के अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी मिका मिलता है। कितने में मिलेगा, एक बेल्ट होता है लोअर हजारीबाग प्लाटू के अंदर, कितना डायमेंशन का है, कितने साइज का है, 150 किलोमीटर इंटू 22 किलोमीटर, इतनी तो लेंथ है और इतनी है ब्रेथ। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसके अंदर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिक्का प्रोड्यूस करती है। राजस्थान के अंदर 320 किलोमीटर मिक्का बेल्ट फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा, यहाँ पे मुझे जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक उदयपुर से ही मुझे मिल जाएगा क्या है, मिक्का का एक बहुत अच्छा बेल्ट। अब और आ जाएंगे, जैसे आप मैसूरू, हसन डिस्ट्रिक्ट जो जगह कर्नाटक के अंदर, जो तिरुपचिरापल्ली है, ठीक है, कंबाड़े जो मदुराई है, जो कन्याकुमारी वो तमिलनाडु के अंदर, एलेपी रत्नागिरी एलेपी केरला में, और फिर रत्नागिरी आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, पुरुलिया एंड बंकुरू जो क्या आ जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाएंगे। अब एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऐसी कोई चीज़ जो मुझे ना मशीन रन करने में हेल्प करे। एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप भी मानते हो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर मैं बोलूँ कोल, ठीक है, कोल हो गया मेरे पास, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गए और न्यूक्लियर हो गए, इसको अगर मैं बहुत टाइम तक यूज़ करूँ तो वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं बोलूँ सोलर एनर्जी, तो जो सन है वो कभी खत्म होगा, अगर वो खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे, क्या करोगे उसके बाद एनर्जी लाकर, तो सन कभी खत्म होगा नहीं होगा, पानी कभी खत्म होगा नहीं होगा। साफ पानी की बात नहीं हो रही, मैं बोल रहा हूँ समुद्र के अंदर पानी है, 70 से ज़्यादा % पानी है, ठीक है, समुद्र के अंदर, वो खत्म होगा नहीं होगा। तो वो जो भी एनर्जी होगी, जो सोलर एनर्जी होगी, जो टाइडल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, नॉन एग्जॉस्टेबल या इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी होगी। और जो ऐसी एनर्जी जो हमें एग्जॉस्टेबल यानी कि जो ख़त्म हो जाएगी, उस जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये क्या होगी, एग्जॉस्टेबल एनर्जी होगी। ये क्या होती है, कन्वेंशनल है, जो बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। और एक होती है नॉन कन्वेंशनल, जो अभी आए हैं, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल, कन्वेंशनल क्या होता है, एग्जॉस्टेबल। अब कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर हम बात करेंगे कोल की। सबसे पहले तो कोल हम किसके अंदर यूज करते हैं, आयरन को निकालने में, ठीक है, उसको चेंज करने में, उसके अंदर यूज करते हैं। थर्मल एनर्जी में आप देखोगे 80 to 90% इंडिया का क्या है, थर्मल एनर्जी यूज होती है। बाहर देखोगे थर्मल पावर प्लांट लगे हुए होते हैं, तो कोल से ही बनते हैं वो। अब कोल हमें कहाँ मिलता है, एक होता है गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना है नीचे जो बहुत पहले का है, ठीक है, और एक होता है टर्शियरी डिपॉजिट। अब ज़्यादातर आपको गोंडवाना के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला बहुत टाइम लगता है कोल बनने में, तो ज़्यादातर गोंडवाना के अंदर मिलेंगे, और बहुत कम क्या मिलेंगे आपको टर्शियरी के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि टर्शियरी के अंदर क्या है, अभी नया बना है तो थोड़े कम है एज कम्पेयर टू गोंडवाना। अब ज़्यादातर डिपॉजिट आपको बिटुमिनस कोल भी होता है ना, एक लिग्नाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, अलग अलग कोल्स होते हैं, ज़्यादातर आपको बिटुमिनस कोल के मिलेंगे। अब गोंडवाना के अंदर भी कौन सी जगहों पर मिलेंगे, एक होता है दामोदर वैली यानी कि जो बंगाल वाला रीजन है, जो झारखंड बंगाल से है, ठीक है, वहाँ पे रानीगंज, जो बकारो है, जो करणपुरा, ठीक है, झारिया, यहाँ पे आपको मिलेंगे। सेकंड झारिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको कोल मिलेगा, गोंडवाना जो डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा झारिया के अंदर। देन आपके जो रानीगंज है वो आ जाएगा। अब और भी बहुत से कोल फील्ड्स है, जैसे गोदावरी, महानदी, सोन। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कोल माइनिंग कौन सी, कोल फील्ड्स तो है, पर कोल को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे आ जाएगी श्रृंगली, ठीक है, जो MP एंड UP के अंदर है, दोनों के अंदर ही आ जाती है। देन कोरबा जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। देन तलचेर और रामपुर जो उड़ीसा के अंदर है। देन चंदवरदा और कांपेते एंड बंदेर एंड जो महाराष्ट्र के अंदर। देन श्रृंगली जो तेलंगाना के अंदर है। पोंदर जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब ये तो हुई गोंडवाना की बात। अब हम बात करने वाले टर्शरी की। टर्शरी आपको कहाँ मिलेगी, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है ना, वहाँ पे आपको टर्शरी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको जो दरंगिरी है, चेरापूंजी, ठीक है, मेलोन,
अलांगीर, ये जो मेघालय के अंदर है, देन मकरू, जयपुर भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, जो नजीरा है जो आसाम के अंदर है, देन नामचिक, नामपुक जो अरुणाचल के अंदर है, कालकोट जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है लिग्नाइट, क्योंकि ज्यादातर है बिटुमिनस की। अब लिग्नाइट क्या जाता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात, ये 4 जगहों पर ही आपको मिल जाएंगे लिग्नाइट के, बाकी नहीं मिलते। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, एक ऐसा आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन है जो लिक्विड में मिलेगा या गैस में मिलेगा, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है। अब ध्यान रखना हो, आपने कभी पढ़ रखा होगा, तो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा थिक आता है। अभी जो हम कार के अंदर डालते हैं ना पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम ओरिजिनल पेट्रोलियम नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करता है, फिर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग मटेरियल्स अलग होते हैं, फिर उससे क्या बनता है, कुछ बोलते हैं कुछ वेस्लिंग बनती है कुछ से, ठीक है, फिर कुछ से कोल डीजल बनता है, कुछ से पेट्रोलियम बनता है। तो एक पेट्रोलियम अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, ठीक है। तो पेट्रोल को हम पेट्रोलियम से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, जिसके अंदर एक ऐसा लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से, कलर से और डिफरेंट सब्सटेंसेस से क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि आप देखोगे रेलवेज के अंदर आपकी जो गाड़ी है, जो एयरक्राफ्ट है, सबके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम यूज होता है। और इसके ही प्रोडक्ट से हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, रबर्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, वेस्लिन जो आप देख सकते हो वो भी बनाते हैं, वैक्स बनाते हैं, सोप बनाते हैं, सब कुछ इससे बनता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड। गोल्ड यानी कि जो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत ज़्यादा इसके डाइवर्सिफाइड यूजेस भी हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, टर्शियरी सेडिमेंटेड डिपॉजिट के अंदर मिलेगा। अब इंडिया के अंदर ध्यान रखना, एक होता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो 1956 के अंदर बना था, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी है एक्चुअली, जिसने 1956 के अंदर बना था। और उसने क्या किया था, जो ऑयल और नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन कर दिया था। 1956 से पहले सिर्फ आसाम के अंदर ही ऑयल था और कहीं पे भी ऑयल नहीं था। पर अभी हम क्या पता चला कि यार ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट दोनों ही में ही क्या है, ऑयल है। आसाम के अंदर दिग्बॉय, नाहरकटिका, मोरन आ जाता है। गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, कालोल, ठीक है, मेहसाना, देन नवगम, देन कोसंबा, लुनाई, ये सब आ जाता है। मुंबई हाई के अंदर जो 1973 के अंदर हमें मिला, उसके अंदर प्रोडक्शन मिला तो हमें 1973 के अंदर है, पर प्रोडक्शन कब हुआ, 1976 के अंदर हुआ था। और ये 160 किलोमीटर मुंबई से दूर है। अब यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा, थोड़ा वेस्ट कोस्ट के बारे में बात कर लिया और थोड़ा ईस्ट कोस्ट के बारे में भी बात कर लिया, आसाम आ गया। पर ईस्ट कोस्ट के अंदर क्या है, कृष्णा गोदावरी वाला एरिया में भी आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वो जो ऑयल है वो मिल जाएगा, पेट्रोलियम है जो मिल जाएगा। फिर इसको रिफाइन भी किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनको अलग अलग टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, फिर अलग अलग निकाला जाता है, तो रिफाइन भी किया जाता है। अब एक तो होते हैं फील्ड बेस्ड, यानी कि मैं क्या करूँगी, वहीं पे जो फील्ड पर है वहीं पे रिफाइन हो जाएगा। एक होते हैं मार्केट बेस्ड, जिसको मैं दूर लेकर जाना पड़ेगा मुझे, तो फील्ड बेस्ड आ जाएगी दिग्बॉय, ठीक है, जहाँ पे वहीं पे रिफाइन हो जाता है। एंड जो मार्केट बेस्ड है वो आ जाएगी बरूनी, ठीक है। अब यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ में पाई जाती है। पेट्रोलियम नीचे होता है, नेचुरल गैस ऊपर होती है। और ये जब है ना आप ऑयल निकालोगे उससे पहले निकल जाएगी। इसको हम डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, पावर जनरेशन में भी यूज़ करते हैं और हीटिंग में भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। और रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, केमिकल, फर्टिलाइजर और इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। अब भी आप देखोगे कि हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं ना, कि CNG की पाइपलाइंस लगी हुई आजकल, ठीक है, इंडिया में कम है बट फिर भी हो सकती है, जो PNG है उसकी पाइपलाइंस लगी हुई है, माय मिस्टेक। तो PNG यानी जो पाइप नेचुरल गैस है उसकी पाइपलाइंस लगी हुई, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो कुकिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं। देन जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के लिए CNG की व्हीकल्स आ जाएगी, आजकल आपने देखा ही होगा। तो ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस फिर भी थोड़ा ज़्यादा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू जो पेट्रोल है उससे, बट ये भी एग्जॉस्टेबल है, ये भी लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। मेजर आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कृष्णा गोदावरी हो गया, मुंबई हाई हो गया या फिर कैम्बे बेसिन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, जो इनएग्जॉस्टेबल है, जो एग्जॉस्ट नहीं होते, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके अंदर आपकी न्यूक्लियर आ जाएगा, थोड़ा बहुत फ्रेंडली है, बट ये भी एग्जॉस्ट तो हो ही सकता है। एंड देन हमारा जियोथर्मल आ जाएगा, वो क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, चिंता मत करो। न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर भी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। ये हमारे लगभग शायद 2% ये डिमांड फुलफिल करता है हमारा सिर्फ,
बट ये इंपॉर्टेंट है अभी भी। अब इसके अंदर एक आता है थ्रोमियम, एक आता है यूरेनियम। यूरेनियम आपको मिलेगा धारवा रॉक्स के अंदर, ठीक है, धारवा रॉक्स के अंदर मिलेगा, और यूरेनियम आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा, ठीक है। सिंघम कॉपर बेल्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, सिंघम कॉपर बेल्ट के अंदर मिल जाएगा। कहाँ है ये? झारखंड के अंदर है। देन आपको उदयपुर, अलवर, झुंझुनू यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान के अंदर यहाँ पे अलवर, झुंझुनू एंड उदयपुर यहाँ पे मिलेगा। देन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएगा। अब थ्रोमियम की बात करें तो वो आपको क्या मिलेगा? बीचेस पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मोनेजाइट से मिलता है, लाइमस्टोन से मिलता है, और यहाँ पे केरला और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पे बीचेस होते हैं। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट वर्ल्ड का वो का है पलाकत एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला नियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है, उसके पास में आता है ये, और महानदी डेल्टा के अंदर भी आपको मिल जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1948। Progress could be made after the establishment of the Atomic Energy Institute at Tromme in 1954. इसको हमने वापस रीनेम कर दिया बाबा अटोमिक रिसर्च सेंटर 1967। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हमने 1948 के अंदर अटोमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। फिर हमने क्या किया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद में हमने अटोमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रम्बे स्थापित किया 1954 के अंदर, जिसके अंदर उसको हमने वापस नाम चेंज कर दिया उसका, बस बाबा अटोमिक रिसर्च सेंटर 1967 के अंदर हमने क्या किया, नाम ही चेंज किया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसके बाद में जब ये चेंज हुआ ना, बाबा अटोमिक रिसर्च सेंटर, या फिर आप बोल सकते हो अटोमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रम्बे, इसके बाद में इस्टेब्लिश हुआ 1954 में। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ न्यूक्लियर एनर्जी का। अभी आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स कहाँ है? तारापुर जो महाराष्ट्र के अंदर है, रावत भत्ता जो कोटा के पास में है राजस्थान के अंदर, देन कल्पकम जो क्या है तमिलनाडु के अंदर है, नरोरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, देन कलगा जो कर्नाटका के अंदर है, कारापारा जो गुजरात के अंदर है। अब सोलार की बात करें, सोलार एनर्जी आपको सबको पता होगा, सबके घर में मतलब, या फिर सब कहीं ना कहीं तो देख रही होगी। तो क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे आते हैं, वो सोलार एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं ना, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और सोलर थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। एक तो होता है क्या नाम, फोटोवोल्टिक, यानी इससे कनेक्ट करें, या फिर एक सोलर थर्मल होता है। सोलर थर्मल एनर्जी के पास एडवांटेज क्या होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और ज़्यादा इजीली आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाएगा। सोलर एनर्जी की बात करें तो 7% ज़्यादा इफेक्टिव है कोल से या ऑयल बेस्ड प्लांट से, और 10% ज़्यादा इफेक्टिव है न्यूक्लियर प्लांट से। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है ये। इसको हम हीटर्स के अंदर, जो गीजर्स है या फिर जो ड्रायर्स है, उन सब के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी जहाँ पे नॉर्थ वाला एरिया है ना, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात एंड राजस्थान, यहाँ पे डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। देन विंड की बात करें तो विंड क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन विंड तो आपको हर जगह मिल जाएगा, और ये इनएग्जॉस्टेबल है, ख़त्म नहीं होगा। तो विंड को अगर हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर ले, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब बहुत ज़्यादा क्या है, हम देखो परमानेंट विंड्स आते हैं, परमानेंट जो हर टाइम चलते हैं, जैसे ट्रेड विंड हो गई, ठीक है, वेस्टर्लीज यानी कि जो विंड वहाँ से आती है, वेस्ट से आती है। देन जो हमारे सीजनल विंड्स होगी, जो मानसून के टाइम चलती है, ये सब क्या है, इसको विंड एनर्जी के अंदर हेल्प कर सकते हैं। जो लोकल विंड्स है, यानी कि जो ऐसे नॉर्मल चलती रहती है, वो भी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प कर सकती है। इंडिया के पास अभी विंड एनर्जी है, पर वो इतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है। राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर हमने विंड एनर्जी बनाई है। अभी आप देखोगे जो सिटी के थोड़ा बाहर जाओगे, वहाँ पे विंड एनर्जी के लिए वो लगे होंगे, ठीक है, जो विंड मिल्स है वो लगी होगी। तो हमने करा है, बट इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर ही नहीं हुआ है अभी तक। अब बात करते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी। जैसे आपको पता है कि टाइड्स हर बार 2 टाइम आती है ना, कई जगहों पर 2 बार आती है, कई जगहों पर 1 बार आती है। अब जैसे ही वो एकदम इतना ज़्यादा फ्लो एक साथ आता है ना, वहाँ पे मोटर होती है। अब मोटर जितना ज़्यादा घूमेगी ना, उतना ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। अब टाइड्स तो हर बार आती रहती है, ग्रेविटेशनल फ्लो की वजह से आती है, तो एनर्जी भी जनरेट होती ही रहती है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। क्यों? क्योंकि टाइड्स तो आती रहती है, ओशन करेंट्स तो आते ही रहते हैं। ज़्यादा टाइड्स आती है कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट पर आती है, ठीक है, ईस्ट पर कम आती है, वेस्ट पर ज़्यादा आती है। तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पर हमने उसको इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया है अभी तक। तो हम मेनली कन्वेंशनल सोर्सेज पर रिलाई कर रहे हैं रेदर देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ का जो सर्फेस है वो तो ठीक है, पर अर्थ का जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब क्या होता है कि
ये जो पानी है ये अर्थ के इंटीरियर में, अब वो यहाँ पे गर्म होगा तो कहीं से तो बाहर भी निकलेगा, तो वापस बाहर जब निकलता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है बाहर, हीट रिलीज होती है और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी रिलीज होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, गीज़र बोलते हैं। ठीक है, गीज़र वेल्स, बहुत बार देखा होगा कि जो पहाड़ है वहाँ पे गीज़र वेल्स बने होते हैं, गर्म पानी की जो कुएं बने होते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली गर्म पानी ही होता है। अब जो हीट होती है ना, ये इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हॉट वाटर, जो बाहर गर्म पानी निकल रहा है ना, उसको भी हम थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जब हम हॉट जो ये एनर्जी है उसको हम हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो गर्म पानी है उसको हम भी क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोल रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है ये, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है। इंडिया के अंदर कहाँ है ये, मणिकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट टाइम ये कब यूज़ हुआ था, 1890 के अंदर। कहाँ हुआ था, जो सिटी ऑफ बॉयज है इडाहो USA, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ था, अभी भी ये चल रहा है। अब बात करते हैं बायो एनर्जी। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो कचरा होता है, जो प्लांट्स का वेस्ट हो गया, ठीक है, एनिमल्स का जो वेस्ट हो गया, उन सब को हम क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए। ये पोटेंशियल है ताकि हम क्या कर सके, एनर्जी को कंजर्व कर सके, या फिर जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उसको डेवलप कर सके। ये क्या है, इन एग्जॉस्टिबल है, क्योंकि वेस्ट तो जनरेट होता ही है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो गैस है उसको अंदर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो वेस्ट है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि एनर्जी जनरेट हो सके। अब इसके अंदर जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता ही है, तो बहुत ज़्यादा हम लार्ज स्केल पर ही रूरल एरिया के अंदर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, और ये अभी कहाँ मिलेगा आपको, ओखला दिल्ली के अंदर ये मिल जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ कि यार मिनरल्स को मैं ये सारी जगह यूज़ करूँ, ठीक है, एनर्जी को यूज़ करा है, पर क्या उसको कंजर्व नहीं करना मुझे, क्योंकि एग्जॉस्टेबल है तो मुझे कंजर्व तो करके रखना ही होगा। ट्रेडिशनल मेथड तो करूँ यार, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इतने ज़्यादा मिनरल्स नहीं है मेरे पास कोल लिमिटेड है, पेट्रोलियम लिमिटेड है, तो मुझे उसको कंजर्व करके तो रखना ही होगा अगर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो अगर मुझे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है तो मुझे सस्टेनेबल तरीके से मुझे उसको कंजर्व करके रखना ही होगा। और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, जियोथर्मल होगी, इसको हमने यूज़ करना ही होगा। ठीक है, अब जो मेटल जो है ना, जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, जैसे उसको हम क्या कर सकते हैं, जो बचे हुए जैसे आयरन होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब आयरन है ना बहुत ज़्यादा बचा था, उसको हम वापस रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कॉपर है, लीड है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया की रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम है तो हम उसको रिसाइकल करके बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो मेन मिनरल्स है उसको उसके अलावा या फिर मैं उसके जगह कोई और दूसरी यूज़ कर लूँ तो भी क्या होगा, मेरा जो मिनरल्स है वो कम होंगे। ठीक है, कम ख़राब होंगे, उसको मैं कंजर्व कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक और चीज़ कर सकती हूँ कि मैं जो मेरे पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम है मैं उसको एक्सपोर्ट नहीं करके उसको खुद ही यूज़ करूँ, खुद ही टेक्नोलॉजी डेवलप करूँ ताकि मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। इन अ कंट्री लाइक इंडिया हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पर अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर डिटेल ट्रिक्स चाहिए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना ताकि मैं आपके लिए डिटेल वो वीडियो लाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।